Dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about biotechnology and principle and process. आज हम लोग बात करेंगे बच्चों बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। हमारा जो न्यू चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होने वाला है। बच्चों आपको मैं बता दूं सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, पहले हम लोग उसके बारे में समझ लेते हैं कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। तो बच्चों आपको बता दें यहाँ पे दो वर्ड है बायोटेक्नोलॉजी में, एक बायो का मतलब होता है बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पे एक होता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है बच्चों टेक्निक, यानी कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके अपने फायदे के लिए, किसके लिए, अपने फायदे के लिए नए नए प्रोडक्ट को, नए नए उत्पाद को बनाते हैं। इसी प्रोसेस को कहा जाता है बच्चों बायोटेक्नोलॉजी। मतलब कि ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग ऑर्गेनिज्म का यूज करके, जीवों का यूज करके, जीवों के कोशिकाओं का यूज करके हम लोग नए नए प्रोडक्ट को बनाते हैं जो कि हमारे लिए फायदेमंद होता है। इसी प्रोसेस को बच्चों कहा जाता है बायोटेक्नोलॉजी। आइए हम लोग जल्दी से स्लाइड से देख लेते हैं। सबसे पहला है कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, चलिए देखते हैं। बायोटेक्नोलॉजी बच्चों मैं आपको बता दूं कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्निक होता है, मतलब एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, यानी कि जीवित जीवों का उपयोग करते हैं। देयर एंजाइम, इसकी एंजाइम का फॉर प्रोडक्ट एंड प्रोसेस यूजफुल फॉर ह्यूमन, यानी कि अपने फायदे के लिए, अपने यूज के लिए हम लोग नए नए प्रोडक्ट को बनाते हैं। किसके द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा या और भी जीवों के द्वारा। इसी प्रोसेस को कहा जाता है बच्चों बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी सबसे पहले शुरुआत कौन किया था, FEB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी FEB डिफाइंड बायोटेक्नोलॉजी एज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट देयरफॉर एंड मॉलिक्यूलर एनालॉगस फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यानी कि इनका कहना था यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का कि हम लोग ऑर्गेनिज्म के सेल से भी हम लोग कई नए नए प्रोडक्ट को बना सकते हैं, और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके नए नए प्रोडक्ट को बना सकते हैं। इसी प्रोसेस को बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। आइए अब आगे हम लोग समझते हैं। बायोटेक्नोलॉजी को बच्चों तीन पार्ट्स में कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इन सभी पार्ट्स को हम लोग डिटेल से पढ़ना है। पहला क्या है, माइक्रो मेडिएटेड प्रोसेस, ठीक है ना। माइक्रो मेडिएटेड प्रोसेस में क्या क्या था, मेकिंग कर्ड, दही कैसे बनता है, लैक्टोबैसिल सब आपको बताया गया था। ब्रेड, सैक्रोमाइसिस सर्विस ये भी बताया गया था आपको। वाइन, ठीक है ना, ये बेवरेजेस का प्रोडक्ट है, ये सब कैसे बनता है इसके बारे में बायोटेक्नोलॉजी में बनाया जाता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, सिंथेसिस ऑफ यूजिंग अ जीन, प्रिपरेशन ऑफ DNA वैक्सीन, करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन, इनके बारे में, ठीक है ना। देख सकते हैं आप लोग ये सभी प्रोसेसेस। अब हम लोग एक एक के बारे में थोड़ा सा जल्दी से जान लेते हैं क्या क्या होता है, कैसे कैसे प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके प्रिंसिपल बच्चों दो होते हैं, एक होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा होता है केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग को बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हम लोग कोर टेक्निक ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी दो टाइप का होता है। पहला अभी देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरा होता है बच्चों बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, या उसको हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग कहते हैं, जिसमें केमिकल का यूज किया जाता है। अब देखो भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। जेनेटिक इंजीनियरिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसके अंदर हम लोग पहले एक ढूंढते हैं कि कोई जीन के अंदर कोई बदलाव है या कोई चेंजिंग है, उसको किस तरह से ठीक किया जाए, उसका मरम्मत करना, उसको रिप्लेस करके हटा देना या नया उसमें ऐड कर देना ही कहलाता है बच्चों जेनेटिक इंजीनियरिंग। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, जीन के अंदर कोई फेरबदल करना या उनके अंदर कुछ बदलाव करना, उनके जीन के अंदर चेंजिंग करना, जिसकी वजह से उनके फिनोटाइप रेशियो पे इफेक्ट पड़ता है, उनके फिनोटाइप पर प्रभाव पड़ता है। इसी को कहा जाता है बच्चों जेनेटिक इंजीनियरिंग। समझ सकते हैं, द टेक्निक इन विच जेनेटिक मटेरियल DNA और RNA इज केमिकली अल्टर्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म टू चेंज द फिनोटाइप। समझ में आ रहा है, इनका फिनोटाइप जो होता है चेंज हो जाता है। केमिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है, या बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग में क्या होता है, इसमें हम लोग डिजायर्ड DNA के जीन को लेकर हम लोग जो मर्जी, जैसे कि मान लीजिए एंटीबायोटिक्स बनाना है तो एंटीबायोटिक्स बनाएंगे इससे। समझ में आ रहा है, अपने इच्छा के अनुसार जो बनाना होता है बना लेते हैं केमिकल्स का यूज करके। इसको बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। मेंटेनेंस ऑफ द स्टेराइल एम्बियंस इन केमिकल
इंजीनियरिंग प्रोसेस फॉर ग्रोइंग डिजायरेबल माइक्रोब्स। आ गया समझ में? अपने अनुसार से हम लोग माइक्रोब्स को इसमें ग्रो करा सकते हैं। यूकैरियोटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन एंड एंजाइम्स। ये सबको हम लोग बना सकते हैं इजीली। आते हैं अब हम लोग और आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या आता है। देखिए, बेसिक स्टेप्स ऑफ फॉर जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में क्या क्या इसको बनाने में किया जाता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब क्या होता है? एक बार किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी जीन हम लोग डाल दें, इंसर्ट कर दें, फिर वो पूरी तरीके से उसके जनरेशन टू जनरेशन वैसे ही चेंजिंग आना शुरू हो जाएगा, मतलब कि वो जनरेशन टू जनरेशन चलने लगता है। ठीक है, बेसिक स्टेप क्या क्या होता है इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में? पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, यानी कि डिजायरेबल जीन को, यानी अपने इच्छा के अनुसार जो जीन हमको चाहिए उसको हम लोग निकालेंगे। इंट्रोड्यूस ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, अब उसको इंट्रोड्यूस करेंगे होस्ट सेल के अंदर, ठीक है ना। फिर मेंटेनेंस ऑफ द इंट्रोड्यूस्ड डीएनए, अब इसको मेंटेन करने के जो इंट्रोड्यूस्ड डीएनए हमने निकाले हैं होस्ट सेल में, और ट्रांसफर कर देंगे डीएनए को प्रोजेनी के अंदर, और ये जनरेशन टू जनरेशन जाने लगता है। समझ में आ गया? चलिए, सबसे पहले हम लोग बेसिक स्टेप में पहला हम लोग समझेंगे आइडेंटिफाई वाला पार्ट, ठीक है ना। अब देखिए, पहला हमारा है आइडेंटिफाइंग ऑफ डीएनए विथ डिजायरेबल जीन। ये क्या होता है? तो देखिए, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक लीड टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन अनडिजायरेबल जीन, डिजायरेबल जीन, यानी अनडिजायरेबल जीन, डिजायरेबल जीन जो भी मर्जी होता है उसको हम लोग ले सकते हैं, आप अपने इच्छा के अनुसार भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग ओनली डिजायरेबल जीन आर इंट्रोड्यूस्ड। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है? केवल जो इच्छा के अनुसार हम चाहते हैं उसी जीन को हम लोग बाहर निकालते हैं, जो हमको चाहिए वही निकालते हैं, बाहर इन अनडिजायरेबल वाले पार्ट को छोड़ देते हैं। मान लीजिए हाथ से हमको मिलेनिन का पार्ट चाहिए, मिलेनिन का जीन चाहिए, तो मिलेनिन का ही जीन ही निकालेंगे, उसके अलावा कोई और जीन हम लोग नहीं टच करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे की तरफ बच्चों, चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। अब जो निकाले हैं डिजायरेबल डीएनए उनको हम लोग क्या करेंगे? होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करेंगे, आइडेंटिफाई करके, ठीक है ना। और वेक्टर डीएनए सच एज प्लाज्मिड, अब क्या करते हैं? देखो, निकालने के बाद से इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि उसको जो डीएनए हम लोग निकाले हैं उसको रख देते हैं किसके अंदर? प्लाज्मिड के अंदर। यहाँ पर देख सकते हो ये बैक्टीरियल सेल है, ये इसका प्लाज्मिड है। आप मान लीजिए एक जीन को यहाँ से निकाले, अब जीन को निकालने के बाद से प्लाज्मिड इसका है बैक्टीरिया का, इस प्लाज्मिड के अंदर हमने क्या किया? इसको ला के यहाँ पे चिपका दिया, चिपक गया। अब इसको लेके हम लोग इंट्रोड्यूस कर देंगे इसके अंदर और कॉपी बनना शुरू हो जाएगा। चलो देख लो, A vector DNA such as plasmid, plasmid सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, is used to deliver an alien या फॉरेन कर सकते हो piece of DNA into the host organism। समझ में आया? इसके बाद से तीसरा पॉइंट देखते हैं, मेंटेनेंस ऑफ द इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर द डीएनए इनटू द प्रोजेनी, यानी कि अब जब कॉपी हो जाता है बहुत सारा तो उसको लेते हैं और उसको किसी के बॉडी के अंदर, यानी जिसको जरूरत होता है उसके अंदर हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसको भी क्या होता है ये। देखो भाई, देखिए, a piece of alien DNA has no the sequence called origin of replication, यानी कि जो प्लाज्मिड होता है ना उसमें एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, वहीं पे ले जाके इंसर्ट किया जाता है, नीडेड फॉर द स्टार्टिंग रेप्लिकेशन, सो इट कैन नॉट मल्टीप्लाई, इसलिए वो मल्टीप्लाई नहीं करता है, ठीक है ना, इट सेल्फ इन द प्रोजेनी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। समझ में आ गया? अब देखिए, हैंस एलियन डीएनए इज इंटीग्रेटेड इनटू द रिसिपिएंट जीनोम, इट हैज ओआरआई, जिसके पास ओआरआई होता है, इट मल्टीप्लाइज एंड इनहेरिट्स अलॉन्ग विद द होस्ट डीएनए। ठीक है, उम्मीद करते हैं जब बात समझ में आ गया होगा। पहले क्या करते हैं, इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाते हैं, अभी हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना। देखिए, द प्रोसेस ऑफ, देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है, जब दो अलग अलग प्रकार के डीएनए को हम एक साथ लाके जोड़ते हैं तो बन जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यानी कि एक मेरा मान लो डीएनए हो गया, एक बैक्टीरिया का प्लाज्मिड का डीएनए हो गया, उन दोनों डीएनए को कट करके जब आपस में हम लोग जोड़ेंगे तो बन जाता है बच्चों रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है, और इस प्रोसेस को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग एंड इंसर्टिंग ऑफ फॉरेन पीस ऑफ डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देखो, सबसे पहला जो डीएनए रिकॉम्बिनेंट था इसको स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कब? 1972 में। दे आइसोलेटेड एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट जीन्स पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम प्लाज्मिड, कहां से? सैल्मोनेला
typhimurium. It was linked with a plasmid vector and transferred into the Escherichia coli. As a result, the gene was expressed and multiplied in Escherichia coli. आइए इनको हम लोग देख लेते हैं। ये सबसे पहले सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, ठीक है ना, और ये है स्टेनले कोहेन और ये है हर्बर्ट बोयर, ठीक है ना, हर्बर्ट बोयर। तो इनको याद रखिएगा आप लोग। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी कौन कौन से टूल्स का यूज़ किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को बनाने में। सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन या व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब होता है, ध्यान समझिएगा, सबसे पहली बात यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक फॉरेन डीएनए होता है, फॉरेन डीएनए यानी कि किसी ह्यूमन सेल का डीएनए हो जाएगा, ह्यूमन सेल का डीएनए हो जाएगा। मान लीजिए ह्यूमन सेल है, इसका डीएनए हो गया, ये हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, ये ह्यूमन सेल का डीएनए हो गया, ठीक। और जस्ट इसके बाद से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक बैक्टीरियल डीएनए हो गया, बैक्टीरियल डीएनए। अब बैक्टीरियल डीएनए को अगर आप देखोगे, बैक्टीरियल डीएनए, तो सबसे पहले तो ये मान लो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर अपना खुद का एक क्रोमोसोम्स होते हैं और एक छोटा सा प्लाज्मिड जिसको कहा जाता है ये पाया जाता है। समझ में आ गया? अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, बाहर रिमूव कर लेंगे, यानी डीएनए को, यानी कि ह्यूमन सेल के डीएनए को और एक बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड का डीएनए है इसको हमने बाहर निकाल लिया, ठीक। अब देखो क्या करते हैं, अब इन दोनों को कट करते हैं, ठीक है ना, कट किससे, तो याद रखिएगा कट विथ रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम। तो भाई जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से इन दोनों को कट करेंगे ना तो इसका कटा हुआ भाग कुछ इस तरह से दिखाई देगा। चलो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं, अब आपको पता चल जाएगा इजीली। हाँ देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कट करेंगे जब हम, तो कट करने के बाद से अगर आप देखेंगे तो इसका जो पार्ट है वो कुछ इस टाइप से दिखाई देगा, यानी हमने इसको कट कर दिया। और इस डीएनए का पार्ट अगर आप देखोगे तो इसका कुछ पार्ट इस तरह से दिखाई देगा। अब इन दोनों को लाके एक दूसरे के साथ हम लोग इंसर्ट कर देते हैं, यानी कि इसको और इसको दोनों को लाके, ये दो अलग अलग तरह का डीएनए है ना, इस डीएनए को और इस डीएनए को दोनों को आपस में मिला देंगे। यानी कि देखिए इस डीएनए को हमने यहाँ पे रख दिया और जस्ट इसके ऊपर भी हम इसको लाके इस तरीके से जोड़ देंगे, ठीक है। तो अगर आप इस डीएनए को देखेंगे, ये डीएनए जो है दो डिफरेंट तरह का डीएनए अगर आपको दिख रहा है तो इस डिफरेंट टाइप के डीएनए को हम लोग आर डीएनए कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। एंड इस प्रोसेस को कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। समझ में आ गया? जब दो डिफरेंट टाइप्स के डीएनए को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं तो वो दोनों डीएनए आपस में मिलके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में आरडीएनए कहा जाता है। और इस प्रोसेस को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहा जाता है। उसी के बारे में हम लोग टूल्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो अभी हम लोग एंजाइम और वेक्टर सबके बारे में समझेंगे। सबसे पहले टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आपको मैं बता दूं, सबसे पहले एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की नीड पड़ती है जिसको मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है, जो डीएनए के पार्ट को क्या करते हैं, काट देते हैं। डीएनए के पार्ट को क्या करते हैं भाई, काट देते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं बैक्टीरिया से जो निकाला गया था प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड है PBr 322, सबसे बेस्ट प्लाज्मिड माना जाता है, जिसको हम लोग क्लोनिंग के लिए, कॉपी बनाने के लिए यूज करते हैं, यानी डीएनए के और भी ज्यादा मात्रा में बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे इसमें ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है, जहां से ये रिप्लिकेशन करना शुरू करता है, ये क्लोनिंग वेक्टर होता है, जो क्लोन करता है। क्लोन का मतलब होता है कॉपी करना। उसके बाद से ध्यान समझिएगा, एक मैंने आपको बताया कि ये देख सकते हैं प्लाज्मिड को बाहर निकाल के इस इरिचिया कोलाई के अंदर डाल देंगे। जब ट्रांसफर करेंगे तो कॉम्पिटेंट सेल जो हो जाएगा, कॉम्पिटेंट सेल क्या करता है, बार बार कॉपी करता है और जो डीएनए हम लोग बनाना चाहते हैं वो डीएनए आराम से बना सकते हैं। जैसे देखिए इस वाले पार्ट पे ये रेड वाला पार्ट जोड़ा गया है, ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हो गया। अब रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को हम लोग होस्ट सेल के अंदर यानी कि बैक्टीरिया सेल के अंदर डाल देते हैं, बैक्टीरिया सेल उसका बार बार कॉपी बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। अब
अब हम लोग बात करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो एंजाइम का नाम आया है भाई, तो एंजाइम चलते हम लोग समझ लेते हैं कि भाई एंजाइम आखिर में होता क्या है। तो एंजाइम डीएनए में स्पेशली यूज किया जाता है किसके लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बनाने के लिए या डीएनए को कट करने के लिए। तो भाई मैं आपको बता दूं कि जो एंजाइम होते हैं ना, एंजाइम वह 3 तरह के होते हैं, ठीक है। एंजाइम जो होते हैं ना बच्चों, एंजाइम ये 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स के एंजाइम होते हैं, ठीक है। और इस एंजाइम का उपयोग हम लोग कहां पे करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए या डीएनए को कट करने के लिए। कौन कौन से डीएनए होते हैं, आइए उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। पहला अगर आप डीएनए देखेंगे, इसका नाम होता है भाई एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक। उसी तरह से सेकंड नंबर अगर आप देखोगे, सेकंड नंबर वो होता है इंडोन्यूक्लियस एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। अब आप तीसरा अगर देखोगे, तीसरा होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ये तीसरा एंजाइम है, ठीक है ना। इसको मैं एक बढ़ा दे रहा हूं, इसका भी एक बढ़ा देता हूं। अब देखो भाई, तो होता क्या है ना, इसको चलो हम थोड़ा सा ऊपर रख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो भाई, ये 3 हो गया, इन तीनों को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये तीनों को हम छोटा कर लेते हैं। चलो इसको हम थोड़ा और छोटा कर लेते हैं और एक एक एंजाइम का हम लोग बात समझेंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को पता है कि अगर आप डीएनए को देखेंगे, डीएनए तो डीएनए कुछ इस तरह से होगा। मैं लीनियर डीएनए को ले रहा हूं। इस डीएनए के अंदर अगर आप देखेंगे तो एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, ग्वानिन के साथ साइटोसिन जुड़ता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से, फिर एडेनिन, थाइमिन, फिर साइटोसिन, ग्वानिन, फिर ग्वानिन, साइटोसिन, फिर एडेनिन डबल बॉन्ड, थाइमिन, फिर एडेनिन, सॉरी यहाँ पे एडेनिन ना लेके हम मान लेते हैं थाइमिन, ठीक है। थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और ग्वानिन, साइटोसिन, फिर एडेनिन और थाइमिन, फिर थाइमिन और एडेनिन। तो भाई आपको पता है ये 5' होता है और ये 3' होता है, और ये 5' होगा तो ये 3' होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में। तो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में आइए हम लोग पहले बात कर लेते हैं अच्छे से कि आखिर में एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होता क्या है। एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम में बच्चों याद रखिएगा कि डीएनए के किसी भी इंड से किसी एक पार्टिकुलर भाग को काटा जाता है। अब चाहे 5' इस वाले से या 3' या इस 5' से या इस 3' से। करते क्या है आइए देखते हैं हम लोग नीचे की तरफ, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। इसको मैं नीचे दिखा दे रहा हूं। अब होता क्या है, जब एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम आता है तो एक्सोन्यूक्लियस, मान लो कि ए वाला हमको फॉल्ट लग रहा है, ए वाला गड़बड़ लग रहा है हमको, तो ए वाला हम हटा देंगे। समझ में आ रहा है ना, इसको हटा देंगे। तो चलिए हम लोग बना के देख लेते हैं किस तरह से बनेगा ये स्ट्रक्चर। कुछ इस तरह से बनेगा, मतलब कि यहाँ पे रहेगा G ट्रिपल बॉन्ड C, फिर यहाँ पे A डबल बॉन्ड T, फिर C ट्रिपल बॉन्ड G, ठीक, और फिर यहाँ पे G ट्रिपल बॉन्ड C, फिर A और डबल बॉन्ड T, और यहाँ पर देखेंगे तो T है डबल बॉन्ड A, और फिर यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड G, फिर यहाँ पे G ट्रिपल बॉन्ड C, और फिर A डबल बॉन्ड T, फिर T है तो डबल बॉन्ड A, ठीक। अब ये हो जाएगा भाई 5' और ये हो जाएगा 3'। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो T बस यहाँ पे बेचारा बना हुआ है। ए वाला जो है ये जो फॉल्टी था या इसकी हमको ज़रूरत है, तो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है ना, इस ए वाले को ऐसे धीरे से निकाल देता है। ये हो गया 5', ये 3'। समझ में आ गया। तो ए वाला देखो, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, डीएनए के किसी एक इंड वाले भाग से एक छोटे से टुकड़े को काट के बाहर निकाल देता है। ये होता है भाई एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। ये एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम।
समझ में आया। एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए के किसी भी इंड से, चाहे इस इंड से कट करें, चाहे इस इंड से, चाहे इस इंड से, चाहे इस इंड से, किसी भी एक इंड से डीएनए के जो बेसेज होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उनको कट करके बाहर निकाल देता है। ये होता है एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। अब चलो भाई, एक्सो को हम किनारे रख देते हैं, मतलब जहाँ था इस एक्सो वाले भाग को हम वहीं पर रख देते हैं। चलो, हमको जरूरत है अब एंडो वाले भाग को, तो हम चलते हैं एंडो वाले भाग को लेके आते हैं। इसी पर एंडो वाला भी समझ लीजिए, एंडो वाले में क्या होता है। तो आइए देखते हैं बच्चों हम लोग एंडो वाले में। अगर आप देखेंगे, देखिए एंडो वाले भाग में होता क्या है। सबसे पहले यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक के साथ डबल बॉन्ड टी ये हम ला देते हैं ऐसे ही, और ये 5' था, ये 3' था, और ये था 5'। अब भाई होता क्या है ना, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में, एंडो का मतलब अंदर से, बीच वाले भाग से, मान लो कि ये जो पार्ट हमको है मिल रहा है, ये जो पार्ट हमको दिख रहा है ये थोड़ा सा फॉल्टी दिख रहा है, जी और ए। तो जी और ए क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग जी और ए को हम लोग रिमूव कर देते हैं। कहाँ से, यहाँ देखो, इस वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, इस वाले भाग को हमने क्या किया, रिमूव कर दिया। अब रिमूव करेंगे तो यहाँ पे ये पूरी तरीके से दिखाई देगा। एक यहाँ पर जी हो गया, यहाँ पर ए हो गया, ये बीच से रिमूव हो रहा है ना। बीच से कौन रिमूव करता है भाई, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। यहाँ पे 5' 3' और ये हो जाएगा 5', मतलब ये भी 5' और 3'। तो इसको हमने बाहर निकाल दिया, ये नीचे से भी काम हो सकता था। ठीक है, ये था बच्चों एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। समझ में आ गया। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए के किसी बीच वाले भाग के न्यूक्लियोटाइड वाले सीक्वेंस को तोड़ के बाहर निकाल देता है। समझ में आ गया। अब चलो, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में। ये जहाँ था, चलो भाई इसको हमने वहीं पर रख दिया। अब है तीसरा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब इसका हम लोग बात करेंगे। तो देखिए भाई, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में होता क्या है, चलिए हम आपको पहले बता देते हैं। चलो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में क्या होता है भाई, एक बार अच्छे से देख लीजिए। चलिए, अब सही है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जब हम लोग लेके आते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जब हम लोग लेकर आते हैं, तो देखिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, डीएनए के किसी भी इंड को ब्लंटेड करके कट करता है। ब्लंटेड का मतलब हुआ यहाँ से, वैसे आपको मैं बता दूं कि ये VNTR यानी वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, उस वाले यानी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को कट करता है। कौन से सीक्वेंस को, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को कट करता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, जो बार बार आता है। मैं इधर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं बनाया हूं, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली यहीं से दिखा रहा हूं। ये कट करेगा तो कैसे कट करेगा, देखो इस तरह से, यानी दोनों इंड कट करता है, ऊपर और नीचे दोनों से। अब जब ये कट होगा भाई तो कैसे होगा, आप खुद देखिए। अगर आप देखेंगे तो कहाँ से, जी से कट किया है ना, तो जी से कट किया है ये वाला पूरा पार्ट, कहाँ तक, तो देखिए सी तक, यानी कि इस वाले पार्ट तक पूरा कट किया है, यानी कि यहाँ तक ये पूरा कट कर दिया है। तो ये क्या होगा, ये सब हट के किनारे हो जाएंगे। जैसे यहाँ से कट किया है ना, और इसको भी हम क्या करते हैं, हटा देते हैं किनारे, यानी कि यहाँ से ये क्या किया है, कट किया है। वाइट वाला ले लेते हैं हम, यहाँ पर क्या था, टी था, ये ए है, ये भी ए है, ये सी है। अब देखो भाई, मान लो ये कट किया यहाँ से, ऊपर वाला, ये नीचे वाला जो पार्ट है ये नीचे चला गया, नीचे वाला पार्ट नीचे चला गया, ऊपर वाला पार्ट ऊपर चला जाता है। तो देखिए इसको ऐसे कट किया है ना, तो यहाँ से ये वाला पार्ट दिख रहा है और यहाँ तक जी तक दिखना चाहिए, यानी जी तक। हमको इसको और इरेज करना पड़ेगा, यहाँ तक इसको भी हटा दीजिए। ये अगर देखेंगे 5' है तो 3', ये 3' है तो 5'। अब जो बचा कुचा पार्ट है यहाँ पर चलाएगा बाहर। देखो यहाँ पे है ए, सी, जी, फिर ए, फिर टी, और फिर सी, फिर जी, फिर यहाँ पे हो जाएगा ए, और फिर यहाँ पर टी। ये है भाई क्या, 5' और ये हो जाएगा 3'। नीचे वाला कौन कौन भाग बचा हुआ है तो देख लीजिए। यहाँ पे बचा था जी के साथ सी ट्रिपल बॉन्ड से, ए के साथ होता है बच्चों, ए के साथ अगर आप देखोगे तो टी होता है, वो अभी डबल बॉन्ड से, ठीक है ना, डबल बॉन्ड से होता है, टी के साथ ए होता है।
यहाँ पे हो जाएगा 3' और ये हो जाएगा 5'। तो अगर आप देखेंगे तो डीएनए के ये पार्ट को ऐसे कट करता है, ब्लंटेड इंड करके कट करता है। और डीएनए के लिए कट करने के लिए सबसे बेस्ट एंजाइम यही होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये उस भाग को काटता है जो भाग बार बार रिपीट हुए रहते हैं, जिसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहा जाता है। यहाँ पे मैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं बनाया हूँ, डायरेक्टली दिखा दिया हूँ, मतलब इसी तरह से कट करता है। अब आइए हम लोग आगे की तरफ देखते हैं कि कौन कौन सा भाग कैसा है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, मॉलिक्यूलर सीजर जिसको कहा जाता है। दीज आर एंजाइम विच कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। ये डीएनए के स्पेसिफिक साइट को कट करता है इनटू फ्रेगमेंट। दे बिलोंग टू क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियेसेस, यानी न्यूक्लियस एंजाइम में ये पार्ट लेता है, या न्यूक्लियस एंजाइम का भाग होता है। देख लो ये जो मॉलिक्यूलर सीजर आपको दिख रहा है, जब ये कट करेगा ओआरआई वाला पार्ट का, तो आप देखिए AATTC है ना, इधर से भी पढ़ेंगे AATTC, तो बार बार जो रिपीट रहता है ऊपर से भी नीचे से भी, इसी को बच्चों ये कट करता है, अभी जो मैं बताया हूं, और ब्लंटेड कर देता है, यानी आधा इधर भाग आधा इधर भाग चला जाएगा। देख लो, समझ में आ रहा है? ये होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, मेनली इसी का यूज किया जाता है भाई। चलिए देख लेते हैं। इन 1963 में 2 एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्ट्रिक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज, यानी बैक्टीरियोफेज के ग्रोथ के लिए 2 एंजाइम रिस्पॉन्सिबल थे ई कोलाई के अंदर, वेयर आइसोलेटेड, जो निकाले गए थे कहां से, इसीलिचिया कोलाई बैक्टीरिया से। 1 एंजाइम एडेड मेथिल ग्रुप डीएनए, एक जो होता है मेथिल ग्रुप डीएनए से संबंध रखता है। द अदर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, दूसरा क्या होता है, अदर जो होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से संबंध रखता है, जो डीएनए को कट करने में हेल्प करता है। मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, अभी तक 900 से भी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज किया गया है 230 स्ट्रेन को बैक्टीरिया को कट करने के लिए। यानी बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए होता है और हमारे बॉडी के अंदर डीएनए, स्पेशली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का ही उपयोग किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा सभी लोग। अब देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, नेमिंग रेस्ट्रिक्शन, इसका नाम क्या है, इकोआरआई मतलब जीनस, ई जो होता है जीनस है, को का मतलब होता है स्पीसीज, आर का मतलब होता है स्ट्रेन, और आई का मतलब होता है रोमन नंबर। द ऑर्डर इन विच एंजाइम्स वेयर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया से हम लोग आइसोलेट करते हैं एंजाइम को, उसको कहा जाता है, ठीक है ना, एंजाइम के द्वारा जिसको आइसोलेट करते हैं। फर्स्ट लेटर याद रखिएगा, फर्स्ट लेटर इंडिकेट जीनस, पहला लेटर क्या करता है, जीनस को इंडिकेट करता है। दूसरा जो लेटर होता है इंडिकेट स्पीसीज को करता है, ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक सेल का, फ्रॉम विच दे वेयर आइसोलेटेड, जहां से निकाला गया है। एग्जाम्पल इकोआरआई कम्स फ्रॉम ई कोलाई RY एंड 13, ठीक है ना। अब देखिए एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, अभी मैंने आपको बताया जो डीएनए के किसी एक छोटे से पार्ट को कट करके हटा देता है। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो बीच वाले पार्ट को कट करता है, ये मैंने अभी आपको बताया है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, ये किसी भी एक पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को भी कट करता है और ब्लंटेड इंड करके कट करता है। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हिंट सेकंड को फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम माना जाता है, क्योंकि ये कट करता है बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। जो हिंट सेकंड होता है ये स्पेसिफिक सीक्वेंस को कट करता है आप 6 बेस पेयर, यानी 6 बेस पेयर को। दिस इज कॉल्ड रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस फॉर हिंट सेकंड। जैसे देखो रिकॉग्नाइजेशन साइट ऑफ हिंट, रिकॉग्नाइजेशन यहाँ पर है ना, और साइट ऑफ ये हिंट हो गया नीचे वाला, तो यहाँ से ये कट किया, जैसे कि यहाँ पे देखो, या ये और भी जो कट करने वाले पार्ट हैं देख सकते हो, यहाँ से ये कट कर सकता है, यहाँ से ये देख रहे हो ना, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा ये जो इसी तरह ये कट करता है। ये सब रिकॉग्नाइजिंग साइट है जिसको पहचान के उस स्पेसिफिक पार्ट को ये कट करते हैं, ठीक है ना, किससे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से, याद रखिएगा। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अभी मैंने आपको बताया पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को कट करता है। पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का मतलब होता है VNTR वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, यानी जो बार बार रिपीट रहता है। इट इज द सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर दैट रीड द सेम वन ऑफ स्ट्रैंड 5' एंड 3', जो 5' 3' पे दोनों पे होता है, इसको ये पूरी तरीके से ऐड करके कट करता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर, मॉलिक्यूलर सीजर क्यों कहा जाता है बच्चों, याद रखिएगा। मॉलिक्यूलर सीजर का मतलब क्या हुआ, आणविक कैंची इसको हिंदी में कहा जाता है। और ये किसी भी डीएनए के पार्ट को, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को कट करता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मतलब VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, जो शॉर्ट VNTR होता है, शॉर्ट वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट,
उसी को ये कट करता है। जैसे कि मान लीजिए जो बार बार रिपीट हुए रहते हैं, इससे पहले मैंने आपको बता भी दिया था कि रिपीट मतलब कि देख लीजिए GAAATTC, ये भी रिपीट है, इधर से भी पढ़ेंगे GAATTC, तो ये उसको सीक्वेंस को एकदम पूरी तरीके से कट करता है। मतलब कि जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं, यानी जो रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं, ऊपर भी नीचे भी 5' से 3' भी, 3' से 5' भी, जहां एक जैसे मिलते हैं उन्हीं को ये कट करता है। मतलब कि स्पेसिफिक पार्ट को कट करता है। समझ में आ गया? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी उसी को आ जाता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम cut the strand a little way from the center of palindrome site, यानी पैलिंड्रोम साइट जो होता है उसी के छोटे से पार्ट को, लिटिल पार्ट को ये कट करने में हेल्प करता है, बट बिटवीन द सेम टू बेस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड। याद रखिएगा, मैं बताया हूं ना कि ऊपर भी जो है वह सेम रहना चाहिए और नीचे भी क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। उसी को ये कट करने में हेल्प करता है। ठीक है। दिस लीव सिंगल स्टैंड, ये क्या करता है, एक सिंगल स्टैंड छोड़ता है। ओवरहैंगिंग स्टेज एट द एंड, दे आर कॉल्ड स्टिकी एंड, इसको स्टिकी एंड कहा जाता है। क्या करता है, यहां से ये कट करेगा सेम टू सेम डायरेक्शन में। देखिए यहां से कट किया, कट करने के बाद से देखिए दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, और ये दोनों अलग अलग हो गए, देख सकते हैं। इस तरह से अगर हम लोग जोड़ेंगे, जैसे कि मान लीजिए एक डीएनए जो है पूरी तरीके से फॉरेन डीएनए है, ये अलग तरह का डीएनए है। मान लो कोई बैक्टीरिया का डीएनए है और ये जो है इंसान का डीएनए है जिसको हम लोग लिए हैं। ये मान लीजिए फॉरेन डीएनए, इंसान का डीएनए लिया गया है, वेक्टर डीएनए यानी कि प्लाज्मिड लिया गया है। वेक्टर के डीएनए में GAATTC, इसमें भी GAATTC। तो सबसे पहले क्या होता है ना, यहाँ से हम लोग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को कट करते हैं, यानी AATTC है, इधर भी AATTC है, देखिए AATTC। तो यहाँ से कट करेंगे इसको पूरी तरीके से यहाँ तक, ये नीचे किनारे देख सकते हैं और एक ऊपर खत्म हो जाएगा। सेम वैसे ही हम लोग फॉरेन डीएनए को भी कट करेंगे, देख लीजिए इसको भी हम लोग यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से इस तरीके से, तो ये ऊपर हो जाएगा। तो दो तरह अलग अलग तरह का डीएनए है ना। अब ये क्या कहलाएगा, स्टिकी एंड। जो सिंगल स्टैंड बना है उसको हम लोग बच्चों स्टिकी एंड कहते हैं। ये स्टिकी एंड और ये एंड, ये स्टिकी एंड, यानी दोनों का स्टिकी एंड, दोनों अलग अलग तरह का डीएनए है ना, एक इधर है, दोनों को लाके जब मिला देंगे तो ये बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देख सकते हैं ये ब्लैक है, नीचे वाला व्हाइट दिख रहा होगा, तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब होता है दो अलग अलग प्रकार का डीएनए। ठीक है ना, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। और इस प्रोसेस को बच्चों कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन या डीएनए रिकॉम्बिनेशन, या इसी को आरडीएनए भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं उतना समझ में आ गया होगा। अब देखो स्टिकी एंड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। स्टिकी एंड के पास क्या होता है, अभी आपको मैंने बताया है, स्टिकी एंड के पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अरे भाई ऐसे ही समझो ना, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या मतलब क्या हुआ, आपको मैंने बताया था कि एडेनिन हमेशा थाइमिन से दो हाइड्रोजन बॉन्ड से एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ा रहता है। थाइमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से एडेनिन से जुड़ता है, ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से साइटोसिन से जुड़ता है, आप सबको पता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है, समझ में आ रहा है ना, जिसकी वजह से सिंगल स्टिकी एंड के रूप में दिखाई देने लगते हैं। वही यहाँ पे बता रहा है कि स्टिकी एंड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट कंपार्ट। स्टिकी एंड फॉर्म हाइड्रोजन bond with their complementary cut counterpart. This stickiness facilitate action of DNA ligase, यानी कि ये DNA ligase से दोनों एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, जुड़ते हैं और बना लेते हैं DNA रिकॉम्बिनेंट। देखिए व्हेन कट बाय द सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम या सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज किया जाता है इसलिए उसका मैं नाम ले रहा हूं। द डीएनए फ्रेगमेंट हैव द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड। इधर भी क्या होगा, सेम स्टिकी एंड हो जाएगा, इधर भी क्या होगा, सेम स्टिकी एंड हो जाएगा। ठीक है ना, दे आर ज्वाइंड बाय लाइगेज एंजाइम। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम, अब इन दोनों को हम लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ देंगे। इस तरह से बन जाता है डीएनए रिकॉम्बिनेंट। समझ में आ गया, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखिए डीएनए लाइगेज से ये बन जाएगा, और डीएनए लाइगेज के द्वारा बनने के बाद से अगर आप देखेंगे डीएनए लाइगेज के द्वारा बन जाएगा, और बनने के बाद से ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनने के बाद से, जैसे कि एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, एक हम लोग इसमें फॉरेन डीएनए लेते हैं। क्या लेते हैं,
फॉरेन डीएनए, मान लो कि ये जो डीएनए हम लोग लिए फॉरेन डीएनए ले लिए और ये प्लाज्मिड का वेक्टर का डीएनए है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट करते हैं। देखो इसका भी खाली जगह हो जाएगा, इसका भी खाली जगह हो जाएगा। तो ये जो हम देख रहे हैं ना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से जो हम लोग कट किए हैं, ये अलग डीएनए हो गया, ये अलग डीएनए। अब दोनों को हम क्या किए हैं, लाए हैं यहाँ से, दोनों को जोड़ दिए। देखिए ये ब्लू वाला जो भाग दिख रहा है इससे जुड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है। अब ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कहेंगे। अब बच्चों इसको क्या करते हैं ना, अब इसको इंसर्ट कर देते हैं किसी बैक्टीरिया सेल के अंदर डिवीजन होने के लिए, यानी कॉपी बनाने के लिए। अब जैसे ही इसके अंदर जाता है, इस एरिस्टिया कोलाई के अंदर स्पेशली इसको डाला जाता है, जैसे ही जाता है, जाने के बाद से बच्चों ये अपना क्लोनिंग बनाना शुरू कर देता है। क्लोनिंग 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64 ऐसे बार बार ये डिवीज़न करता है, बार बार डिवीज़न करता है। इस तरह से बहुत सारे सेल बन जाते हैं बच्चों, और बहुत सारे बैक्टीरियल सेल बन जाते हैं जिसके अंदर इस प्लाज्मिड का कैरेक्टर रहता है। समझ में आ गया? तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।